ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, मैं फ़याज़ अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, आप सभी का संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम पिछली 2 क्लासों से आपकी 8वीं जमात की साइंस की दरसी किताब क़ुव्वत और दबाव पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे क्लास में बढ़ने से पहले पिछली जमात में हमने क्या सीखा उसका इयादा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछली जमात में हमने क़ुव्वत के अक़साम के बारे में पढ़ा था। तो जुमला क़ुव्वतें हमने 5 किस्म की क़ुव्वतों के मुतालिक पढ़ा। बच्चों, पिछली जमात में आपने सीखा क़ुव्वतें 2 किस्म की होती हैं, एक होती है इत्तिसाली क़ुव्वत और गैर इत्तिसाली क़ुव्वत। इत्तिसाली क़ुव्वतें वो क़ुव्वतें होती हैं दो चीज़ों के दरमियान आपसी रब्त की वजह से वाक़ होती हैं। यानी जब 2 जिस्म आपसी ताल्लुक़ की वजह से, आपसी रब्त की वजह से जो क़ुव्वतें वाक़ होती हैं उन्हें हम इत्तिसाली क़ुव्वतें कहते हैं। और अगर 2 जिस्म के दरमियान अगर उनके आपसी रब्त के बग़ैर क़ुव्वत वाक़ होती है तो ऐसी क़ुव्वतों को हम गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें कहते हैं। इत्तिसाली क़ुव्वतों में आपने उज़लाती क़ुव्वत के मुतालिक पढ़ा और रगड़ के मुतालिक पढ़ा। उज़लाती क़ुव्वत यानी उज़लात के अमल के नतीजे में लगने वाली क़ुव्वत उज़लाती क़ुव्वत कहलाती है। और रगड़ वो क़ुव्वत होती है जो हमेशा किसी भी जिस्म के हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। और गैर इत्तिसाली क़ुव्वतों में हमने मक़नातीसी क़ुव्वत और बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत के मुतालिक पढ़ा। मक़नातीसी क़ुव्वत यानी मक़नातीस के ज़रिए लगने वाली क़ुव्वत मक़नातीसी क़ुव्वत कहलाती है। और किसी बारशुदा जिस्म के ज़रिए किसी दूसरे बारशुदा जिस्म या गैर बारशुदा जिस्म पर लगने वाली क़ुव्वत बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत कहलाती है। तो आज की इस क्लास में हम गैर इत्तिसाली क़ुव्वत की और एक मिसाल सकली क़ुव्वत के मुतालिक पढ़ेंगे और साथ में हम एक नया कॉन्सेप्ट इस क्लास में पढ़ेंगे, यानी दबाव क्या होता है और उसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, न्यूटन एक बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं। तो न्यूटन के मुताबिक कायनात में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं तमाम चीज़ें एक दूसरे को कशिश करती हैं। यानी न्यूटन के मुताबिक जितनी चीज़ें कायनात में पाई जाती हैं एक शे दूसरे शे को कशिश करती है। ठीक है। और इस क़ुव्वत को उन्होंने नाम दिया सकली क़ुव्वत। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे न्यूटन के जहन में ये ख़्याल आया। असल में न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे कि अचानक से एक सेब दरख्त से टूटा और नीचे गिरा। तो तभी उनके जहन में ख़्याल आया कि क्यों सेब ज़मीन की तरफ ही गिरा या कोई दूसरी सिमत में सेब क्यों नहीं गया। इस ख़्याल से उन्होंने तजुर्बात किए और आखिर में ये नतीजा उन्होंने अख़ज़ किया कि कायनात में जितनी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को कशिश करती हैं। इस मिसाल में न्यूटन ने समझा कि ज़मीन इस सेब को एक क़ुव्वत से कशिश कर रही है और इसको उन्होंने नाम दिया सकली क़ुव्वत। तो सकली क़ुव्वत कीमियत रखने वाले 2 अक़साम के दरमियान पाई जाने वाली क़ुव्वत सकली क़ुव्वत कहलाती है। कोई भी 2 जिस्म जो कीमियत रखते हों उनके दरमियान हमेशा क़ुव्वत कशिश पाई जाती है और इस क़ुव्वत कशिश को हम सकली क़ुव्वत कहते हैं। तो ये सकली क़ुव्वत दो जिस्म के दरमियान जो कीमियत रखते हैं उनके दरमियान पाई जाती है, ये हमेशा कशिश ही होती है। और सकली क़ुव्वत हमेशा एक फ़ासले से अमल करती है, इसलिए ये गैर इत्तिसाली क़ुव्वत कहलाती है। तो चलिए हम देखेंगे हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में या ऐसी मिसालों को हम देखेंगे जहाँ पे
सखली क़ुव्वत काम करती है। तो जैसे बच्चों आपने छोटी जमातों में पढ़ा है कि ज़मीन और दूसरे सैयारे सूरज के अतराफ़ में अपने अपने मदार में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है आपको फितरी तौर पे जहन में सवाल पैदा होता है कि किस तरह या कौन सी क़ुव्वत है जो ज़मीन को सूरज के अतराफ़ में उसके अपने मदार में बांधे हुए हैं। क्यों ज़मीन अपने ही मदार में घूमती है, क्यों ये अपने मदार को छोड़कर नहीं हटती है या उससे मुनहरिफ क्यों नहीं होती है। तो उसका जवाब है सूरज और ज़मीन के दरमियान सखली क़ुव्वत होती है, यानी सूरज ज़मीन पर सखली क़ुव्वत के ज़रिए इसको अपने मदार पर कायम रखता है। उसी तरह जैसे हमें मालूम है चाँद ज़मीन के अतराफ़ में चक्कर लगाता है, तो एक कौन सी क़ुव्वत है जो चाँद को ज़मीन से बांधे हुए है। तो इसका जवाब है सखली क़ुव्वत, यानी ज़मीन की जो सखली क़ुव्वत होती है वो चाँद को उसके अपने मदार में घूमने में मदद करती है। अब और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि अगर कायनात में जितने अशिया पाए जाते हैं, जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, अगर उनके दरमियान में क़ुव्वत कशिश अगर पाई जाती है तो हम उन अशिया के बीच में कोई हरकत क्यों नहीं देखते। मिसाल के तौर पे न्यूटन के मुताबिक जिस क्लास में मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, है ना, मेरे अतराफ़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड है, कैमरा है ना, तो न्यूटन के मुताबिक ये तमाम चीज़ें आपस में एक दूसरे को कशिश करते हैं क्योंकि तमाम चीज़ें कीमियत रखती हैं। तो न्यूटन के मुताबिक कायनात का हर ज़र्रा, हर जिस्म दूसरे ज़र्रे को या दूसरे जिस्म को एक क़ुव्वत से कशिश करता है, जिसको न्यूटन ने नाम दिया सखली क़ुव्वत। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर मेरे और इस टीवी के बीच में अगर कशिश की क़ुव्वत पाई जाती है या मेरे और कैमरे के बीच में अगर कशिश की क़ुव्वत पाई जाती है, तो क्यों कैमरा हरकत करते हुए, है ना, इस कशिश की वजह से हरकत करते हुए मेरे करीब नहीं आ रहा है, या दो पत्थर जो ज़मीन पे पड़े होते हैं न्यूटन के मुताबिक वो भी आपस में कशिश करते हैं। तो अगर कशिश की क़ुव्वत पाई जाती है तो इस कशिश की क़ुव्वत की वजह से हम उनमें हरकत क्यों नहीं देखते। तो इसका जवाब है कि दो जिस्म जिनकी कीमियतें कम हो, जिनकी कीमियतें कम होती हैं, तो उनके दरमियान सखली क़ुव्वत पाई जाती है, सखली कशिश पाई जाती है, लेकिन ये इतनी कम होती है कि हम को मुशाहिदे में नहीं आती, वो हमारे मुशाहिदे में नहीं आती है। ठीक उसी तरह अगर दो जिस्म के बीच में अगर कोई एक जिस्म की कीमियत बहुत ज़्यादा होती है या दोनों की कीमियत बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में हम दोनों के दरमियान जो सखली क़ुव्वत होती है उसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए हम कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे अगर एक पत्थर को हम कुछ ऊंचाई से गिराते हैं तो वो ज़मीन की तरफ गिरेगा। ऐसा इसलिए होता है कि ज़मीन पत्थर पर नीचे की तरफ सखली क़ुव्वत लगा रही होती है। अब इस मिसाल में जब हम एक पत्थर को छोड़ते हैं कुछ ऊंचाई से तो ज़मीन की तरफ गिरता है, तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि पत्थर क्यों ज़मीन की तरफ गिर रहा है। तो इसका जवाब है ज़मीन की जो सखली क़ुव्वत होती है वो उस पत्थर पर लगाती है और अपनी तरफ खींचती है। तो इस मिसाल में हम पत्थर को हरकत करता हुआ, ज़मीन की तरफ हरकत करता हुआ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर की कीमियत तो बहुत कम है, लेकिन जो दूसरा जिस्म है यानी जो ज़मीन है इसकी कीमियत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कीमियत ज़्यादा रहने की वजह से इन दोनों के दरमियान जो सखली क़ुव्वत होती है वो हमारे मुशाहिदे में आती है और हम इस पत्थर को नीचे हरकत करता हुआ देखते हैं। दर हकीकत हम कह सकते हैं कि ज़मीन तमाम अशिया को अपनी तरफ खींचती है क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं। अगर हम ज़मीन के मुतालिक बात करते हैं और ये हमारा मुशाहिदा है, जो भी चीज़ें हम ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं वो हमेशा ज़मीन के तरफ गिरती हैं, ज़मीन की तरफ गिरते हैं। जैसे शक्ल में है ना, एक गेंद आप देख रहे हैं, जब इसको हम हवा में उछालते हैं तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वापस ज़मीन पर आकर गिरता है। अगर हम कूद कर जम कर अगर हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर से हम ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। तो ये ज़मीन की वो क़ुव्वत जिससे तमाम अशिया को वो अपनी तरफ खींचती है, इसको हम कशिश सुक़ल कहते हैं।
यानी ज़मीन अपने ऊपर रहने वाली तमाम अशिया को अपनी तरफ, अपने मरकज़ की तरफ खींचती है। क्यों खींचती है? इसका जिस क़ुव्वत से वो खींचती है, इस क़ुव्वत को हम कशिश सुखल कहते हैं। तो कशिश सुखल की वजह से हम सभी ज़मीन की तरफ खींचे जाते हैं, यानी इंसान और तमाम जितने भी ज़मीन पर चीज़ें मौजूद होती हैं, ये कशिश सुखल की वजह से ज़मीन की तरफ खींची जाती हैं। तो हम भी तमाम इंसान इस कशिश सुखल की वजह से ही हम ज़मीन से बंधे हुए हैं और ज़मीन पर मजबूती से हम चल पाते हैं। और मिसालें हम देखते हैं, जब एक बच्चा एक दरख्त से गिरता है तो ये कशिश सुखल की ही वजह से बच्चा ज़मीन पर आ जाता है। यानी अगर हम कोई दरख्त चढ़ते हैं और हम फिसल जाते हैं तो हम ज़मीन की तरफ ही गिरते हैं। ये ज़मीन की कशिश सुखल ही होती है जिसकी वजह से हम दोबारा ज़मीन पर गिरते हैं। उसी तरह एक गोताखोर जो स्विमिंग पूल में गोता लगाता है, तो ये गोता लगाने पर, है ना, ये सीधा फिर नीचे की तरफ आता है और इसकी भी वजह है कशिश सुखल होती है। यानी कशिश सुखल से ही गोताखोर छलांग मारने के वो नीचे की तरफ हरकत करता है। ज़मीन पर मौजूद तमाम अशिया पर कशिश सुखल अमल करती है। जैसे अभी मैंने बताया, ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, इन तमाम पर ज़मीन की कशिश सुखल अमल करती है। और कशिश सुखल की वजह से ही हम कहते हैं कि ज़मीन तमाम अशिया ज़मीन की तरफ गिरती हैं, मसलन है कशिश सुखल की वजह से एक पत्ता दरख्त से नीचे गिरता है ना, एक दरख्त से एक फल या पत्ता टूटने के बाद वो नीचे की तरफ गिरता है, इसकी वजह ज़मीन की कशिश सुखल है। उसी तरह कशिश सुखल की वजह से एक फल दरख्त से नीचे गिरता है और कशिश सुखल की वजह से बारिश का पानी भी नीचे गिरता है। बारिश का पानी जो बूंदें ज़मीन की तरफ गिरते हैं, तो कौन बारिश की बूंदों को ज़मीन की तरफ लाता है? तो उसका जवाब है कशिश सुखल होते हैं। उसी तरह जब हम पानी का नल खोलते हैं तो पानी नीचे की तरफ बहता है। फिर से यही है कि नल से पानी नीचे की तरफ क्यों बहता है, लेफ़्ट राइट या ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो फिर से बच्चों इसका जवाब है कि ये ज़मीन की कशिश सुखल होती है जो पानी को नीचे बहाती है। उसी तरह नदियों में पानी ढलान की तरफ कशिश सुखल की वजह से बहता है। नदियों का बहना, झरनों का गिरना, है ना, ये भी कशिश सुखल की वजह से होता है। यानी पानी ढलान की तरफ बहता है और इस पानी के बहने में, है ना, ढलान की तरफ क्यों बहता है? क्योंकि उस पर कशिश सुखल की क़ुव्वत अमल करती है। तो नदियों का बहना भी कशिश सुखल की वजह से, झरनों का गिरना ये भी कशिश सुखल की वजह से मुमकिन हो पाता है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कशिश सुखल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक नए कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं, दबाव, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रेशर। तो किसी भी जिस्म पर जब क़ुव्वत अमल करती है तो दबाव पैदा होता है। किसी भी जिस्म पर अगर हम क़ुव्वत लगाते हैं तो उस जिस्म पर दबाव पैदा होता है। तो आम तौर पर एक जिस्म दूसरे जिस्म से राब्ते में आते हुए या उसे छूते हुए क़ुव्वत लगाता है। ये हमारा आम मुशाहिदा होता है कि जब कभी भी हम किसी जिस्म पर क़ुव्वत लगाते हैं तो या तो हमको उस जिस्म से ताल्लुक़ में आके क़ुव्वत को लगाना होता है। देखिए, अब हम देखेंगे कि जब पिछली जमातों में जैसे हमने बहस की थी, बात की थी कि जब कभी भी एक क़ुव्वत किसी दूसरे जिस्म पर अमल करती है तो वो कई असरात उसके अंदर पैदा कर सकती है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एक जिस्म जब दूसरे जिस्म पर क़ुव्वत लगाती है तो उस दूसरे जिस्म पर होने वाला जो क़ुव्वत का असर है वो कैसे राब्ता रक़बे पर मुनहसिर करता है। यानी दो जिस्म हैं, अगर एक जिस्म दूसरे जिस्म पर क़ुव्वत लगा रहा है और इस क़ुव्वत का असर इस जिस्म पर क्या होगा, ये इस बात पर इन्हिसार करता है कि ये क़ुव्वत कितने रक़बे पर लग रही है, और इससे हमको दबाव की तारीफ़ समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर से सुनिए ताकि दबाव की तारीफ़ आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए दबाव या प्रेशर को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम एक लकड़ी के तख्ते पर अपने अंगूठे से ज़ोर लगाते हैं
तो अंगूठा लकड़ी में नहीं धंसेगा। अगर हम अपने अंगूठे से एक लकड़ी पर अगर हम ज़ोर लगाते हैं, ज़ोर की क़ुव्वत लगाते हैं, तो हम मुशाहिदा करते हैं कि अंगूठा लकड़ी में नहीं धंसेगा। लेकिन अगर हम इसी लकड़ी के तख्ते पर अंगूठे के ज़रिए एक ड्राइंग पिन पर इतना ही ज़ोर लगाते हैं तो वो पिन आसानी से लकड़ी में धंस जाएगी। जितनी क़ुव्वत हमने अपने अंगूठे से डायरेक्ट लकड़ी पर लगाए तो हमारा अंगूठा लकड़ी में नहीं धंसेगा। उतनी ही क़ुव्वत अगर हम लकड़ी पर लगाने के बजाय एक ड्राइंग पिन पर लगाते हैं तो हम मुशाहिदा करते हैं कि ये ड्राइंग पिन आसानी से लकड़ी में धंस जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। अंगूठा लकड़ी में नहीं धंसता है क्योंकि अंगूठा एक बड़े रकबे पर क़ुव्वत लगा रहा होता है। इसको समझने के लिए फिर से आप इस शक्ल को गौर से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा है जिस पर अंगूठी के ज़रिए हम क़ुव्वत लगा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अंगूठा इस लकड़ी में नहीं धंसेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये जो रकबा है, लकड़ी का जो रकबा है जिस पर अंगूठे से हम क़ुव्वत लगा रहे हैं, इसको मान लीजिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। समझिए ये रकबा है जिस पर हम अंगूठे के ज़रिए लकड़ी पर क़ुव्वत लगा रहे हैं। इस रकबे को मान लीजिए हम कितनी क़ुव्वत लगा रहे हैं, 9 न्यूटन क़ुव्वत हम इस लकड़ी पर, है ना, इतने रकबे पर हम 9 न्यूटन क़ुव्वत लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 9 न्यूटन क़ुव्वत इस रकबे पर लगी, ये क़ुव्वत पूरे रकबे पर तकसीम होती है। यानी ये क़ुव्वत एक जगह नहीं लगती, इतने रकबे पर लगी है तो ये पूरे रकबे में तकसीम होती है। मान लीजिए इस रकबे को अगर हम मसावी हिस्सों में बांट देते हैं तो हम देखते हैं कि एक हिस्से में कितनी क़ुव्वत लग रही है, 1 न्यूटन क़ुव्वत लग रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। फिर से समझिए, अंगूठे से हम लकड़ी पर जो क़ुव्वत लगाते हैं तो लकड़ी के साथ, है ना, लकड़ी के कितने रकबे पर यह क़ुव्वत लगाई जा रही है, इसको इस शक्ल में बताया गया है। मान लीजिए ये जो रकबा है, ये रकबा है जिस पर हम अंगूठे के ज़रिए लकड़ी पर क़ुव्वत लगा रहे हैं, और मान लीजिए समझने के लिए इस पर हम कितनी क़ुव्वत लगा रहे हैं, 9 न्यूटन क़ुव्वत लगा रहे हैं। तो ये क़ुव्वत इस तमाम रकबे पर तकसीम होगी, डिवाइड होगी। और अगर हम इसके मसावी हिस्से करते हैं तो हम देखेंगे कि एक हिस्से में कितनी क़ुव्वत लग रही है, 1 न्यूटन क़ुव्वत लग रही है। तो हम कहते हैं कि जब क़ुव्वत को एक बड़े रकबे पर लगाया जाता है तो वो क़ुव्वत तकसीम होती है और एक इकाई हिस्से में लगने वाली क़ुव्वत जो होती है वो कम होती है। अब चलिए दूसरी मिसाल में हम देखा, अगर इतनी ही क़ुव्वत 9 न्यूटन की क़ुव्वत अगर हम लकड़ी पर डायरेक्ट लगाने के बजाय अगर एक पिन पर लगाते हैं, एक ड्राइंग पिन पर लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये आसानी से लकड़ी के अंदर धंस जाती है। तो ये कैसे होता है? अब देखिए, जो पिन होती है उसका नोकीला जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल बहुत छोटे से रकबे के साथ राब्ते में आता है, कांटेक्ट में आता है। तो जो भी हम क़ुव्वत पिन पर लगा रहे हैं, कितनी क़ुव्वत लगा रहे हैं, मान लीजिए यही रकबा है, लकड़ी का रकबा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पिन का नोकीला हिस्सा है वो बिल्कुल छोटे रकबे पर अमल कर रहा है, एक छोटे रकबे पर, एक छोटे से एरिया पर अमल कर रहा है। अगर हम 9 न्यूटन क़ुव्वत अगर इस पिन पर लगाते हैं, ठीक है, तो लकड़ी पर एक रकबे में, है ना, एक इकाई रकबे में, एक छोटे से रकबे में कितनी क़ुव्वत लग रही है, 9 न्यूटन लग रही है। तो यहाँ पे 9 न्यूटन क़ुव्वत एक छोटे से रकबे पर लग रही है, यानी हमने 9 न्यूटन क़ुव्वत लगाया तो पूरी 9 न्यूटन एक छोटे से रकबे पर लग रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक दबाव पैदा होता है, प्रेशर पैदा होता है। वही अगर हम पिछली मिसाल में देखते हैं कि अंगूठे से डायरेक्ट जब लकड़ी पर हम क़ुव्वत लगाते हैं तो एक बड़े रकबे पर हमारा अंगूठा क़ुव्वत लगा रहा होता है, तो ये बड़े रकबे पर हमारी लगाई गई क़ुव्वत तकसीम होती है। और अगर हम एक इकाई रकबे की हम बात करते हैं तो उस पर लगने वाली क़ुव्वत कम होती है। वही दूसरी मिसाल में वही 9 न्यूटन क़ुव्वत हम लगा रहे हैं, लेकिन इस बार जो कॉन्टैक्ट एरिया है, यानी लकड़ी का वो हिस्सा जिससे ये पिन कांटेक्ट में आ रही है, ये बिल्कुल छोटा है, पॉइंटेड है ना, एक छोटे से हिस्से में। तो जो भी हम 9 न्यूटन क़ुव्वत लगा रहे हैं वो एक छोटे से हिस्से में लग रही है, जिसकी वजह से एक
बड़ी दबाव यहाँ पे पैदा होता है और उस दबाव की वजह से पिन आसानी से लकड़ी में धंस जाती है। तो इस मिसाल से ये वाज़ेह होता है कि लकड़ी की सतह के इकाई रकबे पर, छोटे से रकबे पर जो लगने वाली क़ुव्वत है, इसको हम क्या कहेंगे? दबाव कहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अंगूठी की क़ुव्वत कम दबाव पैदा कर रही है अगर ये लकड़ी के एक बड़े रकबे पर अमल करती है, जबकि अंगूठी की यही क़ुव्वत बहुत ज़्यादा दबाव पैदा करती है जब ये पिन की नोकीली सरे के ज़रिए लकड़ी के एक छोटे रकबे पर काम करती है। लिहाजा क़ुव्वत का असर जिस्म के रकबा जिस पर क़ुव्वत अमल करती है पर मुनसिर करता है, यानी जो क़ुव्वत का असर होता है जिस्म पर कितना असर होता है, ये इस बात पर मुनसिर करता है कि वो क़ुव्वत कितने रकबे पर लगाई जा रही है। लिहाजा हम क़ुव्वत को इस तरह बयान कर सकते हैं कि किसी सतह के इकाई रकबे पर लगने वाली क़ुव्वत को हम दबाव कहते हैं। किसी भी सतह के एक छोटे से रकबे पर, जिसे हम इकाई रकबा भी कहेंगे, लगने वाली क़ुव्वत को हम दबाव कहते हैं। हिसाबी तौर पे दबाव के लिए हम ज़ाब्ता लिख सकते हैं, दबाव मसावी होता है क़ुव्वत बटा रकबा, यानी एक रकबे पर लगने वाली क़ुव्वत को हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। तो ये ज़ाब्ता हमें दबाव, क़ुव्वत और रकबे के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। चलिए दबाव को नापने की इकाई के बारे में बात करते हैं। जैसे हमको मालूम है क़ुव्वत की इकाई पिछली जमातों में हमने पढ़ा क्या है? क़ुव्वत की इकाई होती है न्यूटन और रकबे की इकाई होती है मुरब्बा मीटर, यानी क़ुव्वत की इकाई न्यूटन, रकबे को हम किस में नापते हैं? मुरब्बा मीटर में। लिहाजा हम कहते हैं दबाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन बटा मुरब्बा मीटर, यानी न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। ये इकाई होती है, एसआई इकाई होती है दबाव को नापने के लिए। तो न्यूटन फी मुरब्बा मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। एक न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, इसको हम एक पास्कल भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं एक पास्कल, पास्कल को हम पी ए लिखते हैं, एक पास्कल मसावी होता है एक न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। क्योंकि पास्कल एक बहुत छोटी सी इकाई होती है और एक हम बड़ी इकाई का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं किलो पास्कल, यानी 1 किलो पास्कल होता है, 1000 पास्कल को 1 किलो पास्कल कहा जाता है। चलिए एक आसान से रियाजी का हम सवाल करते हैं। तो यहाँ पे सवाल दिया गया 100 न्यूटन क़ुव्वत एक जिस्म के 2 मुरब्बा मीटर पर लगाई जाती है, तो इस पर कितना दबाव लगता है? यानी एक जिस्म पर अगर हम 100 न्यूटन क़ुव्वत लगा रहे हैं तो इस क़ुव्वत और कितने रकबे पर लगा रहे हैं? 2 मुरब्बा मीटर पर लगा रहे हैं, तो कितना दबाव या प्रेशर पैदा होगा? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, क़ुव्वत दिया गया है, लगने वाली क़ुव्वत 100 न्यूटन है और कितने रकबे पर लगाई जा रही है? 2 मुरब्बा मीटर पर। ठीक है, तो ज़ाब्ता हमें पता है दबाव मसावी है क़ुव्वत बटे रकबा। क़ुव्वत कितना दिया गया है? 100 न्यूटन और रकबा कितना दिया गया है? 2 मुरब्बा मीटर। तो यहाँ से हम 2 एकन 2 और 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ से हमको जवाब मिलता है 50 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, या हम कह सकते हैं 50 पास्कल। तो इस तरह से अगर किसी जिस्म पर लगने वाली क़ुव्वत का हमको पता हो और कितने रकबे पर क़ुव्वत लगाई जा रही है, अगर ये मालूमात हमें दी जाती हैं तो इसके ज़रिए उस जिस्म पर कितना दबाव पैदा होता है, इसको हम इस ज़ाब्ते की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो इस ज़ाब्ते में हम कहते हैं कि दबाव क़ुव्वत के साथ रास्त तनासुब में होता है और दबाव रकबे के साथ माकूस तनासुब में होता है। रास्त का मतलब होता है कि जब किसी जिस्म पर क़ुव्वत ज़्यादा लगती है दबाव भी बढ़ जाता है। रास्त का मतलब होता है जब एक कीमत बढ़ती है तो दूसरे की भी कीमत बढ़ती है, एक की कीमत घटती है तो दूसरे की भी कीमत घटती है। और रकबा क्योंकि बटे में है तो हम कहते हैं कि दबाव रकबे के साथ माकूस तनासुब में। माकूस का मतलब होता है उल्टा, यानी रकबा अगर बढ़ता है तो दबाव की कीमत कम होती है, रकबा अगर कम होता है तो दबाव की कीमत ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि क़ुव्वत दबाव क़ुव्वत के साथ रास्त तनासुब में होता है और रकबे के साथ माकूस तनासुब में होता है। तो हम कहते हैं कि लगने वाली क़ुव्वत ज़्यादा होती है जब दबाव ज़्यादा होता है और
रकबा, जिस सतह जिस पर क़ुव्वत लगाई गई है उसका रकबा जितना कम होगा उस पर दबाव इतना ज़्यादा होगा, और रकबा जितना ज़्यादा होगा दबाव उसके ऊपर कम होगा। फिर से क़ुव्वत ज़्यादा लगती है दबाव भी ज़्यादा होता है, क़ुव्वत कम लगती है जिस्म पर दबाव भी कम पैदा होता है। रकबा ज़्यादा होता है तो दबाव कम लगता है, और अगर रकबा कम रकबे पर क़ुव्वत लगती है तो दबाव भी दबाव ज़्यादा होता है। तो ऊपर की बहस से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि दबाव दो उमूर पर मुनहसिर करता है, यानी किसी जिस्म पर जो दबाव पैदा होता है वो दो उमूर पर मुनहसिर करता है। एक होता है कि उस पर कितनी क़ुव्वत लग रही है, और दूसरा होता है कि कितने रकबे पर लग रही है। ठीक है, अगर ज़्यादा क़ुव्वत लगती है तो हम कहते हैं ज़्यादा दबाव पैदा होता है, अगर कम रकबे पर लग रही है तो ज़्यादा क़ुव्वत दबाव पैदा होता है, और ज़्यादा रकबे पर अगर लग रही है तो कम दबाव पैदा होता है। तो हमने देखा कि रकबा जिस पर क़ुव्वत अमल करती है, इस बिना पर एक ही क़ुव्वत मुख्तलिफ दबाव पैदा कर सकती है। जैसे हमने देखा जब एक क़ुव्वत एक बड़े रकबे पर लगती है तो वो कम दबाव पैदा करती है, और वही क़ुव्वत जब एक छोटे रकबे पर लगती है तो ज़्यादा दबाव पैदा करती है। तो दबाव का इन्हिसार होता है कितनी क़ुव्वत लग रही है और कितने रकबे पर क़ुव्वत लगाई जा रही है। तो आगे हम जाने से पहले आप इस बात को ज़हन-नशीं कर लें, इस बात को याद रखें कि जिस्म का जो वज़न होता है असल में वो क़ुव्वती होता है। जिस्म का जो वज़न होता है, किसी भी शय का जो वज़न होता है वो क़ुव्वत ही होता है, और ये क़ुव्वत हमेशा नीचे की तरफ, वज़न के क़ुव्वत हमेशा नीचे की तरफ अमल करती है। तो हम कहते हैं किसी भी जिस्म का वज़न असल में वो क़ुव्वत होती है, और ये क़ुव्वत किस सिमत में अमल करती है, नीचे की तरफ अमल करती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक फल रखा हुआ है जिसका वज़न है 100 ग्राम, तो इस वज़न की वजह से ये फल क़ुव्वत लगाता है, किस जानिब हाथ पर क़ुव्वत लगाता है, किस जानिब लगाता है, नीचे की तरफ लगाता है। तो चलिए दबाव की तारीफ़ समझने के बाद हम देखेंगे कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो दबाव की मुख्तलिफ़ मिसालें हैं उनकी हम कैसे वजाहत कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा आपके स्कूल के बैग की जो पट्टियाँ होती है ना, स्कूल बैग की पट्टियाँ, और कंधे पर लटकाने वाले जो थैलियाँ होती हैं उनकी जो पट्टियाँ होती हैं वो चौड़ी पट्टियाँ होती हैं, है ना। मिसाल के तौर पे आप इस बैग, जितने भी हम बैग इस्तेमाल करते हैं स्कूल बैग, है ना, उनकी पट्टियाँ जो होती हैं, जो थैलियाँ जो हम लटकाते हैं कंधों पर, उनकी पट्टियाँ कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब पट्टियाँ चौड़ी होती हैं तो हमारे जिस्म के, है ना, ज़्यादा रकबे में, है ना, हमारे जिस्म के बड़े रकबे पर ये कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से जो वज़न होता है, बैग का जो वज़न होता है, उसकी वजह से जो दबाव कंधों पर पड़ता है वो दबाव कम लगता है। ठीक है, उसी तरह आपने कूलियों को देखा होगा कि वो जो भी सामान होते हैं, साजो सामान होते हैं, उसको अपने सर पर रखने से पहले एक कपड़े का घेरा बनाते हैं और अपने सर पर सामान को लाते हैं। तो वो कपड़े को गोल लपेट कर सामान का जो वज़न होता है एक बड़े रकबे के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, जिसकी वजह से इस वज़न की वजह से जो दबाव उनके ऊपर पैदा होता है वो कम होता है। फिर से अगर ये सामान को डायरेक्ट अपने सर पर रखते हैं तो सामान का जो वज़न होता है उसकी वजह से जो क़ुव्वत लगती है, जैसे अभी मैंने बताया वज़न असल में क़ुव्वत ही होती है, तो सामान का जो वज़न होता है सर के एक छोटे हिस्से पर अगर ये अमल करता है और उसकी वजह से दबाव ज़्यादा पैदा होता है। अगर वही सामान को कपड़े को गोल लपेट कर उस पर रखा जाता है तो एक बड़े सतह पर सामान रखा जाता है, जिसकी वजह से उससे लगने वाली जो क़ुव्वत होती है वो कम लगती है, जिसके दबाव कम पैदा होता है। उसी तरह काटने वाले औजारों के किनारे जो होते हैं धारदार, जितने भी काटने वाली औजार होते हैं वो तेज़ होते हैं। तेज़ क्यों होते हैं? क्योंकि जब इनको काटने के लिए किसी चीज़ पर रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ धार वाले होते हैं तो कम रकबे में आते हैं, और जब कम रकबे में आते हैं थोड़ी सी क़ुव्वत लगाने पर ज़्यादा दबाव पैदा करते हैं और काटने में आसानी होती है। उसी तरह फल और तरकारी काटने में जिन चाक़ुओं का
या औजार का इस्तेमाल करते हैं, है ना, पहले हम उन्हें तेज़ कर लेते हैं। जो तेज़ चाकू होते हैं आसानी से फल को काटते हैं, जबकि वही कुंद अगर चाकू होते हैं तो उनसे हमको फल वगैरह काटने में मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ पे भी जो चाकू तेज़ होती है, क्योंकि वो एक कम, है ना, फल के कम रकबे में अमल करती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा दबाव पैदा होता है और फलों को काटने में आसानी पैदा होती है। उसी तरह हम समझा सकते हैं सुराख करने वाले औजार के नोक या नोकीले होते हैं, है ना, जिससे दीवार पर एक छोटे से रकबे पर ये काम करते हैं और जो भी क़ुव्वत लगाई जाती है एक बड़े जब रकबा छोटा होता है तो लगने वाली क़ुव्वत की वजह से ज़्यादा दबाव पैदा होता है और किसी भी दीवार को या चीज़ों को छेद करने, सुराख करने में आसानी होती है। उसी तरह एक सुई की नोक, है ना, तेज़ या नोकीली होती है। यहाँ पे भी हम इसी तारीफ़ के ज़रिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दबाव का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि दबाव के मुतालिक जो भी मालूमात आपने हासिल की, इसको अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, है ना, मुख्तलिफ़ हालात में इन मालूमात का आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आखिर में हम इयादा कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज दबाव के ताल्लुक़ से पढ़ा कि किसी सतह के इकाई रकबे पर लगने वाली क़ुव्वत को हम दबाव कहते हैं। दबाव का ज़ाब्ता आपने पढ़ा, दबाव क़ुव्वत बटे रकबा होता है और दबाव की एसआई इकाई होती है न्यूटन फ़ी मुरब्बा मीटर, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। और ये आज के लिए आपको होमवर्क है, तो आप अपनी किताब में ना इन सवालों को लिख लीजिए, दबाव की तारीफ़ बयान कीजिए, दबाव क़ुव्वत और रकबे के दरमियान ताल्लुक़ को बताने वाला ज़ाब्ता लिखिए, दबाव की बिना पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के कुछ मुशाहिदात जो हमने अभी पढ़े हैं उनको आप अपनी बुक में नोट कीजिए। ठीक है, और उसी तरह हवा भरे हुए गुब्बारे को एक तालिफ़ी कपड़े के टुकड़े से रगड़कर दीवार पर दबाया जाता है तो ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार और गुब्बारे के दरमियान कशिश के लिए यहाँ पर ज़िम्मेदार क़ुव्वत कौन सी है उसका आप नाम लिखिए। ठीक है, तो आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी आज पढ़ाया गया है आपको अच्छे से समझ में आया है। आप इन तमाम चीज़ों को अपने बुक में नोट कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह हम इसका चौथी क्लास, अगली क्लास में हम बचे हुए जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया।